नमस्कार। हम पढ़ रहे थे सेनापति। सेनापति रीतिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल के कवि माने जाते हैं। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उन्हें फुटकल भक्तिकालीन कवि ही माना है, लेकिन यदि हम उनकी एकमात्र प्राप्त जो रचना है कवित्व रत्नाकर, उसकी समस्त तरंगों का सम्यक अनुशीलन करें तो उसमें हमको काव्य चमत्कार और काव्य लक्षणों का जैसा निर्वाह प्राप्त होता है, उस आधार पर सेनापति रीतिकाल के ही प्रतिष्ठित कवि ठहरते। वस्तुतः सेनापति अलंकार संप्रदाय के कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लगभग सारे ही अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन श्लेष अलंकार की उसमें प्रधानता मिलती है। उनके काव्य में हमको प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन और श्रृंगारिक हाव भावों का बड़ा सूक्ष्म वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के सौंदर्य, नायिका भेद, उसका नक्षिक वर्णन में सेनापति ने नायिका के जो हाव भाव और सौंदर्य की, शारीरिक सौंदर्य के विभिन्न जो अंग हैं, नायिका का जो यौवन है, उसका बड़ा श्रृंगारिक और मनोहारी वर्णन हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज हम नायिका सौंदर्य के कुछ ऐसे ही कवित्व पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला कवित्व मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमूल तो छुबी दृग छोर छवि पावत तरोना है। तरोना मतलब कान का आभूषण, कुंडल। और आप देखिए उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और ब्रज भाषा में कहीं कहीं हमको संस्कृत शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। श्रुति, कान। नाहिन समान उपमान और सेनापति छाया कचु धरत चकित मृग छोना है। और श्याम है वरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो संभावना व्यक्त की गई है। सूरत को धरे बसी करन के टोना है। और मोहत है करी सैन चैन के परम एन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। सेनापति ने प्रस्तुत कवित्व में नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन किया है और बताया है कि करत कलोल, नायिका के जो नेत्र हैं वो कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। उनकी जो मधुर जो उनके इशारे हैं, वो इशारे नायक के हृदय को बड़ा आनंद दे रहे हैं। तो करत कलोल, अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं आप। करत कलोल, उसके जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल हैं और क्रीड़ाओं से भरपूर हैं। श्रुति दीर्घ, और इतने लंबे हैं कि कानों तक पहुंच रहे हैं। बड़ी आँखें, लंबे नेत्र, ये सुंदरता के पर्याय माने जाते हैं। तो करत कलोल श्रुति दीर्घ, और उसकी जो नायिका के नेत्र हैं वो कलोल तो कर ही रहे हैं, मधुर मधुर क्रीड़ाएं तो कर ही रहे हैं। साथ ही उसकी जो आंखों की लंबाई है, जो उसके नेत्र हैं, वो इतने बड़े हैं कि वो कानों तक जा रहे हैं। श्रुति दीर्घ अमोल तोल, और इतने अमोल हैं, इतने अमूल्य हैं कि उनकी तुलना किसी मूल्य से नहीं की जा सकती। यानी कि बहुत ही उनकी जो नेत्रों की जो क्रीड़ाएं हैं, जो आकर्षण है, उसको किसी कीमत से तोला नहीं जा सकता, वो अमूल्य है। छुवे दृग छोर, और नायिका के जो नेत्र है और उसने कानों में कुंडल पहन रखा है, तो छुवे दृग छोर छवि पावत तरोना है। नायिका ने अपने कानों में जो आभूषण पहन रखे हैं, वो आभूषण उसके दृग छोरों को छू रहे हैं। या फिर उन्होंने साबित कर दिया कि नायिका के नेत्र काफ़ी बड़े हैं, और बड़े नेत्र सौंदर्य का पर्याय माना जाता है, ऐसा मैंने आपसे कहा। तो छुवे दृग छोर, दृग आँखें, आँखों के किनारों को उनके जो कान के आभूषण हैं वो छू रहे हैं और बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। मतलब आँखों की सुंदरता और कानों के कुंडल की जो शोभा है, वो दोनों मिश्रित रूप से बहुत ही सुंदर प्रभाव डाल रही है। नहीं ने समान उपमान और सेनापति करें, इतने सुंदर नेत्र हैं नायिका के कि इसकी तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते। इसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। ये अनुपम है, ये अनुपमेय है। इनकी उपमा, इनकी तुलना लासानी है, ये लाजवाब है इनकी सुंदरता। इनकी तुलना के लिए मेरे पास कोई और उपमान नहीं है। छाया कछु
धर्त चकित मृग छोना है। सेनापति कह रहे हैं यदि मैं बहुत कोशिश करूं इन सुंदर नेत्रों की तुलना करने की तो सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिखती है, मृग छोना। अच्छा, जो मृग का छोटा सा कोमल सा बच्चा होता है उससे मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ, लेकिन उस तुलना में भी केवल इन नेत्रों की छाया ही दिखेगी। यानी कि नेत्र इतने सुंदर हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि मृग छोना के का सौंदर्य भी उसके सामने बहुत फीका पड़ जाता है, बस कुछ कुछ छाया उसमें दिखेगी। तो छाया का जो धरत चकित मृग छोना है, और वो भी कैसा, जैसे चकित मृग छोना, कोई हिरण का जो बच्चा है जो एकदम चकित होकर उसकी आंखों में आश्चर्य है, ऐसी आंखों में केवल उस नायिका की छाया ही दिखाई देती है। अर्थात नायिका के जो नेत्र हैं वो चकित मृग छोना से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। श्याम है वरन, और उन आँखों का जो रंग है वो श्याम है, काला है। आपको ने देखा है कि जो नेत्र होते हैं उनकी सुंदरता का एक उपादान उनका काला रंग माना जाता है। आपने गाना सुना होगा, कजरारे 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 तेरे नैना। तो जो काले नैना होते हैं वो सुंदरता का पर्याय होते हैं। और यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि श्याम है वरन, मतलब उनकी जो नायिका है उसकी जो आँख है उसके आँखों का रंग काले रंग का है, और ज्ञान ध्यान के हरण, और इतने सुंदर नेत्र हैं उनके कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वजन तपस्वियों के ध्यान को हर लेते हैं, उनको आकर्षित अपनी तरफ कर लेते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं वो अपने इंद्रियों पे बड़ा नियंत्रण करके तपस्या करते हैं, लेकिन नायिका के नेत्र इतने खूबसूरत हैं कि वो अपने उस दृढ़ संकल्प को, उस नियंत्रण को, इंद्रियों के ऊपर जो उनका नियंत्रण है उसको खोकर और नायिका की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। श्याम है वरन ज्ञान ध्यान के हरन, मानो कैसे हैं, संभावना व्यक्त की है, सुरति को धरे वशीकरण के टोना है। ऐसा लगता है जैसे जो वशीकरण का जो मंत्र है ना, उसी ने ही नायिका के नेत्रों का रूप धारण कर लिया है। क्योंकि वशीकरण का जो मंत्र होता है वो क्या होता है कि किसी को अपने वश में कर लेना। नायिका के नेत्र इतने खूबसूरत हैं कि वो हर किसी को अपने बस में कर लेते हैं। तो कवि सेनापति ये कल्पना कर रहे हैं, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो नायिका के नेत्र हैं उन्होंने वशीकरण जो मंत्र है, जो तंत्र है, जो टोना है, जो जादू है, उसका रूप धारण कर लिया है। यानी कि नायिका के नेत्र नायक को आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो गए हैं। मोहत करी सैन्य चैन के परम हैं, और वो ये कहते हैं कि जब नायिका अपने इन सुंदर आँखों से इशारे करती है, प्रेम भरे इशारे करती है, तो वो कहते हैं कि उससे मेरे हृदय को बहुत ही चैन प्राप्त होता है, वो बहुत ही आनंद देने वाले होते हैं। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। सेनापति कह रहे हैं, हे प्यारी नायिका, तेरे जो नैन है ना वो मेरे मन के खिलौना है। खिलौना अर्थात जो आनंद प्राप्त करे, जो आपको मनोरंजन करे। तो सेनापति कह रहे हैं कि जो नायिका के जो नेत्र हैं वो जो नायक है उसके मन के खिलौना है, अर्थात मन को, नायिका के मन को, नायक के मन को बहुत ही आनंद देने वाले, प्रसन्नता देने वाले हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार रस और प्रेम की काफ़ी चित्रण देखने को मिलता है, लेकिन वो जो प्रेम है वो काफ़ी मानसल और कामनाओं से परिपूर्ण है। और चूँकि रीतिकाल के जो कवि वो ज़्यादातर राजाओं के आश्रय में रहते थे, और रीतिकालीन जो राजा होते थे वो अपने रास रंग भोग विलास सौंदर्य प्रेम में डूबे रहते थे, और ये जो कवि है रीतिकालीन कवि वो अपने राजाओं के मनोरंजन के लिए प्रेम और श्रृंगार के कविता रचा करते थे। सेनापति का ये जो कविता है वो उसी श्रेणी में ही रखा जा सकता है, और इसमें नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों का सुंदर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, कवि कह रहे हैं जो उनका आगे का कविता है, कालिंदी की धार निर्धार है अधर गण, अली के धरत जा निकाय के ना लेस है, और जीते अही राजखंडी डारे है शिखंड घन, इंद्र नील करत कराई नहीं ऐस है, और एड़ी ने लगत ही है कि हरस कर, और देखत हरत रति कांत के कलेस हैं, चीक ने संघिने अंधियारे हैं अधिक कारे, और लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। इस कवित्व में सेनापति ने नायिका की सुंदर चिकने और काले बालों का वर्णन किया है, और ऐसा वर्णन हमें दूसरी जगह बहुत ही कम मिलता है जितना सुंदर वर्णन सेनापति ने नायिका के बालों का किया है। और एक एक चीज़ को उन्होंने बड़े नए उपमान दिए हैं। कालों की जो बालों की सौंदर्य के जो उपादान हैं, जो चीज़ बालों को बहुत सुंदर बनाते हैं, उनका कालापन होना, उनका लंबा होना, उनका चिकना होना, इन सब के लिए सेनापति ने बड़ी कहना चाहिए कि अनुपम उपमानों की सृजना यहाँ पर की है। तो देखते हैं हम, कालिंदी की धार,
निर्धार है अधर। नायिका के जो बाल हैं, बालों की लटें जो इस तरह से बिखरी हुई हैं चारों तरफ, कवि कह रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यमुना नदी की कोई धार है जो आसमान में निराधार होकर बह रही है, लटक रही है। यानी कि देखो, यमुना नदी का रंग काला माना जाता है, और चूंकि यमुना नदी एकदम लंबाई से चौड़ाई से घनी होके बह रही है, तो नायिका के जो बाल हैं वो इतने ही घने हैं जैसे यमुना नदी का पाट बहुत चौड़ा है, और यमुना नदी जैसे लंबाई में बहती ही चली जा रही है दूर तक, ऐसे ही नायिका के जो बाल हैं वो घने होने के साथ साथ बहुत लंबे भी हैं और काले बाल हैं। तो उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि जैसे यमुना की धार आसमान में बिना किसी आधार के झूल रही हो, तैर रही हो, लटक रही हो। तो कालिंदी की धार निर्धार है अधर घन, अली के धरत जन निकाई के न लेस है। और नायिका के जो केश हैं उन केशों के सामने भंवरा, अली मीन्स भंवरा, जो भंवरा है उसकी सुंदरता तो रत्ती मात्र भी अपना कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकती। रत्ती मात्र भी वो उन केशों के सामने उनकी सुंदरता नहीं है। किसकी? भंवरे की। तो अली के धरत जन निकाई ना लेस है, लेस मतलब लेश मात्र भी जो भंवरा है उसका सौंदर्य तो नायिका के केशों के सामने लेश मात्र भी नहीं ठहरता है। अर्थात नायिका के केश बहुत ही खूबसूरत है। और जीते अहिराज, और नायिका के जो बाल हैं वो इतने सुंदर हैं कि उसने बहुत सारे सर्प राजों को जीत लिया है। आपने देखा होगा लंबे काले बालों को नागिन की उपमा दी जाती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि नागिन भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जीते अहिराज, जो उनके बाल हैं उसने बहुत सारे सर्प राजों को भी जीत लिया है, यानी कि नागिन से भी सुंदर उनके बाल हैं। और खंडे डारे हैं शिखंडी घन, और मोर भला सुंदर पक्षी माना जाता है। शिखंडी बहुत ही सुंदर पक्षी माना जाता है, और उसकी पूंछ बहुत खूबसूरत होती है, एकदम लंबी पतली सुंदर सी उनकी पूंछ होती है। तो कवि कह रहा है कि मोरों की जो सुंदरता है, उसकी जो पूंछ की जो सुंदरता है वो भी उसके सामने, मतलब उसका गर्व भी मरा हुआ है, उसका गर्व भी बहुत कम हो जाता है उसकी सुंदरता को देखकर, क्योंकि नायिका के केश उसकी मयूर की जो पूंछ है सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर है। और इंद्र नील कीरत कराई नहीं है हे सहे, और वो कह रहे हैं कि नायिका के केश इतने खूबसूरत है कि उसके सामने नीलमणि का पर्वत और घने काले बादलों का भी यश खत्म हो जाता है। अर्थात नीलमणि के जो पत्थर हैं, नीलमणि के जो पर्वत हैं, उन पर्वतों का सौंदर्य है, और काले काले बादलों की जो कालिमा है वो भी नायिका के जो काले केशों के सामने पानी भरता है, उनका यश भी खत्म हो जाता है। एड़ी ने लगत, सेनापति कह रहे हैं इतने लंबे बाल हैं नायिका के कि वो एड़ियों को जाकर छू लेते हैं। एड़ी ने लगत सेना ही है के हर्ष कर, और ऐसे लंबे सुंदर बाल सेनापति कह रहे हैं कि लोगों के हृदय को हर लेते हैं, अर्थात लोगों के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखत हरत रति कंत के कालेज हैं, और कहते हैं इतने सुंदर बालों को आप देखो ना, तो रति कामदेव की पत्नी, कंत मानी स्वामी, यानी कि जो कामदेव है, कामदेव से हमारे हृदय में जो क्लेश पैदा होता है, जो एक विरह, एक कहना चाहिए फांस सी पैदा हो जाती है प्रेम की, एक कष्ट, एक पीड़ा जो होती है, प्रेम की जो पीड़ा होती है, वो प्रेम की पीड़ा भी इन बालों को देखने से समाप्त हो जाती है। चीकने सघन अंधियारे थे अधिक कार्य, और सेनापति कह रहे हैं कि जो नायिका के बाल हैं वो बहुत चिकने हैं, रेशम जैसे हैं, उनमें बहुत ही चमक है, मतलब वो बड़े स्वस्थ और पुष्ट बाल हैं, जो रूखे नहीं है बल्कि बहुत चिकने और चमकदार बाल हैं, और सघन है, बहुत घने बाल हैं नायिका के, और अंधियारे थे अधिक काले, और अंधेरे से भी अधिक काले बाल हैं। बालों की सुंदरता के यही उपादान होते हैं कि वो सुंदर और मुलायम हो, चिकने हों, सघन हों और काले हों, और काले बहुत आकर्षित करने वाले हों। तो कि चिकने सघन अंधियारे थे अधिक कारे और लसत लछारे, और वो कह रहे हैं कि जो लटे हैं उसकी, जो लच्छेदार लटे हैं, यानी कि जो घुंघराले उसके बाल हैं नायिका के, सटकारे, और तेरे केस हैं, जो तेरे केस हैं वो बिल्कुल हमारे हृदय पर चोट डालने वाले हैं, क्योंकि तेरे बाल बहुत ही घुंघराले, सुंदर, काले, लंबे, घने, चिकने, ऐसे सुंदर नायिका के बाल हैं जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें नायिका के नक्शिक वर्णन के क्रम में उसकी जो केश राशि है, उसकी सुंदरता का अनुपम वर्णन सेनापति ने यहाँ पर किया है। एक बात और बता दूं कि सेनापति कि ये मुक्तक शैली है,
ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ तहाँ कहीं कहीं हमको संस्कृत शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। रीतिकालीन कवि हैं, अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। श्लेष अलंकार इनका प्रमुख अलंकार है। और सेनापति के ये श्रृंगार वर्णन में नक्षिक वर्णन के अंतर्गत हमने नायिका के विभिन्न अंगों का नेत्र और उसके सुंदर केश राशि के सौंदर्य का वर्णन हमने यहाँ। थैंक यू सो मच।